हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को कृतिका में जार्ज पंचम की नाक ये पार्ट्स जो है समझा रही हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को कल सारांश में समझाया था कि जार्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है कि हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है। यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। रानी एलिजाबेथ का बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज उनके अखबारों में उनसे संबंधित खबरें छपती थीं हैं। फिर और हमारे भारतीय शासन तंत्र जो हैं उनके सम्मान में लगे हुए थे। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। सड़कें जवान हो गईं। इमारतें सुंदरियों की भांति सज गईं। अचानक एक परेशानी सामने आई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले ही इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थीं, परंतु अब देश के शुभ चिंतकों की बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के जो आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। इसके लिए मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने अपने हुक्म दिए। सबसे पहले उसने यह कहा कि उस पत्थर को खोजा जाए जिससे कि मूर्ति बनी है। इसके लिए देश भर के पर्वतों की खोज की गई, लेकिन मूर्तिकार ने पूरे देश के घूमने पर भी उसे वह पत्थर नहीं मिला, क्योंकि वह पत्थर विदेशी पत्थर था। उसके बाद अचानक मूर्तिकार के दिमाग में यह विचार आया। उसने कहा कि हमारे देश में नेताओं की जो मूर्तियां बनी हैं उनमें से किसी की भी नाक जो कि जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो उसको जो है वहाँ से हटाकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो है लगाया जाएगा। परंतु उसने दौरा किया। हमारे देश के जो नेता थी सभी की नाक जॉर्ज पंचम की जो नाक से बड़ी थी। फिर उसने यह सुझाव दिया कि सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की जो मूर्तियां स्थापित हैं शायद उनमें से किसी की नाक सही हो, परंतु उन सबकी भी जो नाकें बड़ी मिली। राजधानी में एलिजाबेथ के सम्मान की सभी तैयारियां हो गई थीं। मूर्ति को
को है मल मल कर नहलाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। अंत में उसने कहा, मूर्तिकार ने कहा, 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सब जो है सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है। दूसरे दिन अखबार में यह समाचार छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। फिर अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई। यदि ऐसी नाक ऐसी नाक जो कि पत्थर की नहीं लगती थी। अब उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मान पत्र देने, स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सभी अखबार खाली थे। इस प्रकार से यह इस पाठ का सारांश है। इसमें मैंने आपको कल इससे पहली वीडियो में 3 प्रश्न मैंने आप लोग को लिखने के लिए दिए थे। पहला प्रश्न था कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी किस मानसिकता को जो है दर्शाती है। पहला प्रश्न मैंने लिखा था, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। इसका उत्तर था कि सरकारी तंत्र में जो नाक जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने भारत को जो है गुलाम बनाया, अपमानित किया। वे नहीं चाहते थे कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के जो है कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे अब भी उन्हें सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ से अतिथि देवो भव परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह सम्मान अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखा था। दूसरा प्रश्न था, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? दूसरा प्रश्न था, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? इसका उत्तर मैंने बताया था
कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर वह कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी। रानी की आन बान शान भी बनी रहे और उनकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। दर्जी की परेशानी जरूरत से जो है अधिक है। घूमते वक्त कपड़ों की जो है आवश्यकता को चकाचौंध कर देने वाला अनावश्यक है। यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तब फिर दर्जी बेचारा क्या करे। उसे तो रानी की शान और वातावरण के जो है अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही होगी। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। इसका उत्तर है, नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सरकारी इमारतों, पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सवारा गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। चौराहों पर सदा से बंद फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। तो बच्चों, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को एक बार फिर से समझा दें जो मैंने दिए थे। आज मैं उसी अभ्यास के मैं आपको चौथा प्रश्न जो है दे रही हूँ कि जो मैंने आज दिए हैं प्रश्न हैं जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रबंध किए। पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोदने का यत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए सबसे पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं। फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खान का दौरा किया। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। भारत के सभी महापुरुषों की नाक बड़ी होने के कारण उसने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक फिट करने की सोची। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाने का विचार करके समस्या का समाधान किया। फिर से बोल रही हूँ,
देखें, प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाड की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या प्रयत्न किए? इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लाड की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थरों के को खोजने का यत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए उसने सबसे पहले सरकारी फाइलें ढूंढवाईं, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खान का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। भारत के सभी महापुरुषों की नाक बड़ी होने के कारण उसने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक फिट करने की बात सोची। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाने का विचार करके समस्या का समाधान किया। अब है दूसरा प्रश्न है, नाक मान सम्मान की व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? फिर है प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? इसका उत्तर है, इस पाठ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की पंचायत है। इस पूरे पाठ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की पंचायत है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है, आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को विरोधी मानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया है। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम को भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उसकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति का पत्थर भी विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से छोटी थी, नीची और छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक को बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद
बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बैठा दी गई। यह बात पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। फिर से बता रही हूँ मैं इसका आंसर। प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? इसका उत्तर है, इस पाठ में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की पंचायत है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया है। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम को भारत की धरती से कोई प्रेम नहीं था, अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति का पत्थर भी विदेशी था। फिर भी उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय सेनानियों की नाक से नीची और छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक को बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बैठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। तो देखिए, अब तीसरा प्रश्न है जो है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? फिर प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर, अखबारों में जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता से छाप दिया गया। उन्होंने बस इतना ही कहा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। फिर से मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को
को किस तरह प्रस्तुत किया गया? इसमें है अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को, अखबारों में जिंदा नाक की जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता से जो है छापा गया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लॉर्ड की नाक लग रही है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने 3 प्रश्न आप लोगों को दिए हैं। मैं फिर से एक बार इन प्रश्नों को मैं दोहरा दूं। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लॉर्ड की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? इसका उत्तर है, जॉर्ज पंचम की लॉर्ड की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोदने का यत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए सबसे पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाईं, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खान का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। भारत के सभी महापुरुषों की नाक बड़ी होने के कारण उसने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक फिट करने की सोची। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगाने का विचार करके समस्या का समाधान किया। आया समझ? तो ये है। फिर दूसरा प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? इसका उत्तर है कि इस पाठ में मान सम्मान व प्रतिष्ठा की पंचायत है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया है। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना में जुट गए, अर्थात उनके मान सम्मान में जुट गए। जॉर्ज पंचम को भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति का पत्थर भी विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय सेनानियों
की नाक से नीची और छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक को बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बैठा दी गई। यह बात पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। फिर प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया गया? इसमें है, अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता से जो है छापा गया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको मैंने जॉर्ज पंचम की नाक ये पाठ समझाते हुए फिर मैंने 3 प्रश्न आप लोगों को लिखने के लिए दिए हैं, जो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।